कितने कैदी लगातार ब्रुटैलिटी का शिकार होते हैं, कितने कैदी हिरासत में ही मर जाते हैं और किसी को कुछ पता नहीं चलता, कोई कुछ बोल ही नहीं पाता, बिकॉज देयर इज नो पुलिसिंग द पुलिस। कस्टोडियल डेथ्स यानी हिरासत में हुई कैदियों की हत्या के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल पाता है, चाहे मरने वाला बिल्कुल निर्दोष क्यों ना हो। जो कहते हैं उनकी बात कभी सुनी जाती है और कभी नहीं। जो चुप रहते हैं वो हमेशा के लिए खो जाते हैं। रुक्मणी देवी और उसके बेटे मन्नू की भी यही हकीकत थी। कुछ ऐसा ही हुआ उनके साथ भी अचानक। तो आज भी काम पे नहीं जाएगा तू? नहीं जाऊंगा, बोला ना। अच्छा, जब भी गुड्डी उड़ाने बैठो काम पे नहीं जाएगा। सारा दिन काम 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 काम, थोड़ा सा भी खेलने नहीं देती। तो क्या सारा दिन गुड्डी उड़ाता रहेगा आज? हाँ छुट्टी है, मालिक हरामी हो गया, एक दिन जाके तंग करता हूँ उसे मैं। अच्छा देख, आज शाम का ही दाल भात पड़ा है घर में, फिर मत कहना खाना दे खाना दे। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। सवेरे शाम साला बोरा उठाओ फिर भी कोड़ा खाओ। अरे ये तो गाना बन गया रे, सवेरे अच्छा? शाम बोरा उठाओ कोड़ा खाओ। मालिक हरामी है तो तू भी वैसे ही करेगा कमीने? नहीं तो क्या करेगी तू, पीटेगी? हाँ पीटूंगी। बुड्ढी। अच्छा तू मानेगा नहीं आज, तू मानेगा। मैं जा रहा हूँ। अरे वो सुन तो, वो आलू भून के रखा था। बाद में। उड़ीसा के जरईखेला गांव में रुक्मिणी अपने इकलौते बेटे मनु के साथ रहती थी। मनु 20 साल का हो चुका था, मगर माँ के लाड़ प्यार के चलते वो अभी भी अपनी उम्र से छोटा ही था। अक्सर पास के रेल गोदाम में मनु अपने दोस्तों के साथ पत्ते खेलने और मस्ती करने में अपना वक्त गुजारता था। इसी बात की रुक्मिणी को शिकायत थी, क्योंकि मनु जो थोड़ा बहुत मेहनत मजदूरी से कमाता था वही उनकी आमदनी का जरिया था। अबे जागा रहा है, इक्की जा रहा हूँ यार। और सुन, मेरे पत्ते मत देखना। चल। अबे क्या कर रहा है? चुप। मैं घर जा रहा हूँ, भूख लगी है। अबे बैठ, हर 2 घड़ी में इसको भूख लगती है, तो पेटेगी क्या है? अरे नहीं रे, अभी नहीं गया तो माँ आ जाएगी ढूंढते ढूंढते। अरे माँ कहाँ से आएगी यार, ये जगह के बारे में किसको पता है? चल खेल चल। हाँ। पुलिस 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 पुलिस। क्या हुआ रे? अम्मा कोई पूछे तो बोलना मैं घर पर ही था, कहीं नहीं गया सुबह से। फिर ऐसे भाग के कहाँ से आ रहा है तू? बोलना मैं घर पर नहीं हूँ। देख, तूने कुछ किया तो नहीं है ना? कुछ नहीं किया, तू मुझे कुछ नहीं, तू बोलना मैं घर पर नहीं हूँ बस। दरवाजा खोल। अबे हरामखोर बाहर निकलता है कि नहीं? अबे तो खोलता है दरवाजा नहीं तू। अम्मा तू जा, मैं घर पर नहीं हूँ। तो तोड़ डालेंगे। तोड़ सब। ए, कहाँ है तेरा लड़का? घर पे नहीं है साहब। बाहर उधर देखो। बाहर निकल हरामी साला, बाहर निकल साला। क्या समझता है? पता नहीं चल पाएगा। पुलिस वाले चल। अक्सर बिसरा रेलवे स्टेशन के पास बने गोदाम से सरकारी लकड़ियां और लोहा वगैरह के चोरी होने की रिपोर्ट वहां के लोकल थाने में पहुंचती थी। कई कोशिशों के बाद पुलिस ने पता लगाया कि जरईखेला गांव के लड़के वहां अक्सर देखे गए हैं। गवाहों के कहने पर पुलिस ने मनु को 1 दिसंबर 87 की रात चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। पूरी रात थाने में बंद रहने के बाद सुबह पूछताछ शुरू हुई। वे बेंच रात में हमें देख के भाग क्यों रहा था? मैं डर गया था साहब। साले चोरी करते समय डर नहीं लगता है तेरे को? साहब हम गोदाम के पीछे छिपकर पत्ते खेलते हैं साहब। रात को आंखों से देख कर डर कर भाग गए। बहुत समझदार बनता है अपने आप को। हाँ, मार साले को, मार साले को। पुलिस ये मान चुकी थी कि मनु की गिरफ्तारी से उनके हाथ महत्वपूर्ण सुराग लग गया है, बस साबित होना बाकी था। साला झूठ मूठ की बहानेबाजी नहीं चाहिए महेश चंद मुझे। सर आप मुझ पे थोड़ा यकीन करें सर। मुझसे पूछते हैं लोग, रेलवे का सामान चोरी हो रहा है, एक के बाद एक रिपोर्ट लिखी जा रही है, ऐसे में पुलिस डिपार्टमेंट क्या करे, क्या जवाब दे? सर 2 लोग पकड़ में आए हैं सर। सर वे लोग हमेशा रेल गोदाम में आते थे, मैंने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा है सर। कुछ मिला क्या? पिछली चोरी का कुछ मिला क्या? सर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मिल जाएगा सर। मुझे पूरा केस कागज में चाहिए महेश चंद। और ऊपर से अगर कोई फोन आया
तो तुम नहीं सर, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ सर, जल्दी से जल्दी हो जाएगा सर। वे दोनों बड़े मुश्किल से हाथ में आए हैं और माल भी मिल जाएगा सर, और परसों तक पूरा केस फाइल हो जाएगा सर। दूसरी तरफ रुक्मणी ने बात की सच्चाई का पता लगाने के लिए मनु के दोस्तों से मुलाकात की। अगर चोरी नहीं की तो छुप के क्यों बैठा वहाँ है उसे पता चला कि वो लोग अक्सर माल गोदाम के करीब पत्ते खेला तो जरूर करते थे, पर उन्होंने कभी भी गोदाम से कुछ नहीं चुराया। रुक्मणी का विश्वास और दृढ़ हो गया कि मनु ने कुछ गलत काम नहीं किया और उसे सिर्फ पुलिस की गलतफहमी के कारण पकड़ा गया है। पीछे बैठे रहते थे। इसी गलतफहमी को दूर करने के लिए रुक्मणी ने उसके दोस्तों को पुलिस के सामने गवाही देने को उकसाया, मगर पुलिस के डर के कारण कोई भी चलने को तैयार नहीं हुआ। हार कर रुक्मणी ने अकेले ही पुलिस थाने में जाकर मनु को छुड़ाने की कोशिश की। मेरा बच्चा बिल्कुल बेकसूर है मालिक, जाने दीजिए ना उसे, बिल्कुल बेकसूर है वो, छोड़ दीजिए ना। ठीक है, छोड़ देंगे, जा घर जा। पर उसे पकड़ के क्यों रखा है? वो चोर नहीं है मालिक। ये हमें पता करने दे, पूछताछ पूरी हो जाए फिर छोड़ देंगे। काहे की पूछताछ? अरे जब कुछ किया ही नहीं है तो काहे की पूछताछ? जाने क्यों नहीं देते उसे? वो बिल्कुल बेकसूर है। शोर मत कर, यह पुलिस स्टेशन है, कोई मच्छी बाजार नहीं, समझे? और ज्यादा हल्ला किया तो तुझे ही पकड़ के अंदर कर दूंगा। देख हम अब पूछताछ पूरी हो जाए फिर वो अपने आप घर पहुंच जाएगा। चल अब तू जा जा। बोल कहाँ लकड़ी छिपा रखा है गोदाम से? बोल। हमें नहीं मालूम साहब, हमने चोरी नहीं की। बे साले तुझे सब पता है और जब तक बताएगा नहीं साले तब तक मारूंगा तुझे। बोल। नहीं मालूम साहब। कितने लोग हैं तेरे साथ में? नहीं मालूम साहब। हैं? तुझे नहीं मालूम है? जब तक नहीं बताएगा साले तब तक तुझे मारूंगा। तू साला ऐसा नहीं बोलेगा, ऐसा नहीं बोल। ओह, ये नहीं बोलेगा सब ना। ओहो, पकड़ इसको। कल तक साहब को फाइल देनी है। सीधा अंगूठा लगाकर कचहरी में जमा कर देते हैं। नहीं, उन्होंने कुछ पूछा तो साला सब गड़बड़ हो जाएगा। ऐसी हालत देखकर बड़े बाबू कुछ पूछेंगे तो नहीं? अरे पूछेंगे तो बोल देंगे साला भाग रहा था, दो लगानी पड़ी थी तो काबू में नहीं आ रहा था। चल। अगले दिन बेसहारा रुक्मणी दोबारा पुलिस स्टेशन जा पहुंची, क्योंकि मनु को पुलिस हिरासत में 2 दिन हो चले थे। पूरी हो जाए फिर छोड़ देंगे। ऐसी क्या कार्रवाई बाकी है मालिक? जाने दो ना बेचारे को। कल कचहरी में पेशी है उसकी, उसके बाद छोड़ देंगे। कचहरी? ऐसा उसने किया क्या है मालिक साहब? एक बार कोर्ट में जाने दे तो पता चलेगा उसने क्या किया है। क्यों बिना किसी गलती के मेरे बच्चे को पकड़ के रखा है? जाने क्यों नहीं देते उसे? कब से बंद करके रखा है, ऊपर से मिलने भी नहीं देते। मुझे अभी मिलना है उससे, अभी मिलना है। भगवान तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेगा, पाप लगेगा तुम लोगों को, पाप। है बारिक, ले जा, मिलवा दे इसे उससे। जा मिल ले, लेकिन दोबारा थाने में आके शोर मत करना, नहीं तो मार मार कर भगा दूंगा यहाँ से। चल जा। आ जाओ। चलो मिलो। बच्चा
तुझे कचहरी ले जाएंगे। तुम वहां डरना मत। हाँ? तूने चोरी थोड़ी की है, हाँ? इसलिए डरना मत। सब सच बताना उनको। वहां बड़े बड़े सांप लोग होते हैं, सब समझते बेटा। तू तू फिक्र मत करना, फिक्र मत करना मेरे बच्चे। बहुत मारा ना मेरे मन्नू को। देख मैंने अभी ना साहब से बात की है। वो कह रहे थे कल कचहरी से लाके तुझे छोड़ देंगे। हाँ वो कह रहे थे अभी अभी बात की मैंने उनसे। डरना मत बेटा, तो फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा बेटा। अगले दिन मनु की कोर्ट में पेशी थी, पर किसी ठोस सबूत के ना होने की वजह से पुलिस का केस कमजोर था। लिहाजा मनु को लगातार यातनाएं दी गईं। कई घंटों की मार के बावजूद भी जब मनु कुछ नहीं बोला तो सब इंस्पेक्टर महेश चंद्र की झुंझलाहट हद पार कर गई। साहब हाथ जोर से पड़ गया। अरे तू पानी डाल, उठेगा हरामजादा। सांस सुखड़ गई साहब। बारिक, रस्सी काट हाथ के साहब पास से। वो तो उसका मैं जो बोलता हूँ वो कर, चुपचाप रस्सी काट। अबे वहां से नहीं और पीछे से। उसी रात तकरीबन 2 बजे सब इंस्पेक्टर महेश चंद्र और कांस्टेबल बारिक ने मिलकर मनु की लाश को गांव से कुछ किलोमीटर दूर रेलवे लाइन पर जाकर रख दिया। अबे क्या कर रही है? साहब ऐसे लेटाते हैं ना। अबे साले ऐसे लेटाएगा तो लगेगा जैसे दौड़ के आया और ट्रेन से कटने के लिए लेट गया। ऐसे लेटा। अबे ज्यादा होशियार मत बन। साला 3 टुकड़े करने के लिए लाया है क्या? है? ऐसी मार लगनी चाहिए इसको कि किसी को पता न लगे कि ये पहले किस हालत में था। चल। आठ दिसंबर सुबह 6 बजे के आसपास कुछ रेल कर्मचारियों को मन्नू की लाश नजर आई। अरे पहचानते हो क्या इसे? हाथ में हथकड़ी भी है। मुझे तो देखने में चोर लगता है। नहीं नहीं, मुझे तो ये रुक्मणी का लड़का लगता है। पर ये सारा हाथ में हथकड़ी डाले यहाँ तक कैसे पहुंचा रे? अबे ट्रेन खींच के लाई होगी उसको। अरे थाने से भागा होगा और पीछे से ट्रेन। हरिया तू यहीं ठहर, अभी अगली ट्रेन आने में आधा घंटा बाकी है। मैं गांव में पता कराता हूँ। सुन, यहीं पे रहना तू, मैं पुलिस में खबर के आता हूँ। भाई साहब आएंगे तो पंचनामा होगा। साहब अभी गाड़ी आएगी तो लाश की हालत और खराब हो जाएगी। अभी हम अपना एक आदमी वहां छोड़ के आए हैं। हाँ ठीक है, तुम बढ़ो, मैं आ रहा हूँ। अभी चौकी में कोई नहीं है। मगर साहब आज जरूर जाना। ठीक है आ जाएंगे, जाओ। अच्छा ठीक है साहब। मन्नू, मन्नू, मन्नू,
बच्चे की किस हालत में मेरे को लाश मिली है। मैं सब मारा इन लोगों ने उसे और बोलते हैं भाग गया। हाँ, बोलते हैं भाग गया। एक तो बिना किसी गलती के उसको पकड़ के रखा। अरे भाग गया और भाग के इतनी दूर कैसे पहुंचा? बोला ना कुत्तों का मुंह। मुंह बंद कर। साहब, जब इसके लड़के ने कोई चोरी नहीं की, कुछ किया ही नहीं, तो फिर ये तुझे कैसे मालूम है? साहब मन्नू कैसा लड़का है ये तो सारे गांव वाले जानते हैं, हाँ। सब जानते हैं साहब। अंदर आ इसे लेके और बोल कागज पे लिख के देने को, मैं देखता हूँ इसे। साहब, अंदर आ साला। तो बस ऐसे ही। हटाओ इन सबों को। रुक्मिणी को यकीन था कि उसके बेटे को पुलिस ने पीट पीट कर मार डाला है, मगर पुलिस के कड़े रवैये की वजह से कोई भी उसका साथ चाहते हुए भी नहीं दे पा रहा था। जोर जबरदस्ती से सच्चाई को दबाकर अपनी बात मनवाना यहाँ की पुलिस के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। साहब, क्या है? साहब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट। अबे तो शोर क्यों करता है? साहब इसमें तो लिखा है कि वो ट्रेन से कट के नहीं मरा है, वो पहले से ही सर में चोट लगने से मर गया था। कहाँ लिखा है? दिखा। लिखा है ना इसमें, ये यहाँ लिखा है। साहब कुछ होगा तो नहीं? अबे तू फिक्र मत कर, मैं बड़े साहब से बात करता हूँ, वो कुछ रास्ता बताएंगे। इस कागज का क्या करें? कचहरी तक पहुंची तो साहब कुछ होगा तो नहीं ना? अबे इसे दराज में डालना, वैसी सोच मत, चल जा। साहब वो हाथ जरा जोर से मार दिया आपने। तुझे भी दूंगा खींच कर, बुलाना चाहे यहाँ से। मौसी, देख मैं तेरे लिए खाना लाया हूँ, कुछ खा लेना। देख तू खाना नहीं खाएगी तो बीमार पड़ जाएगी। ये देख मैं तेरे लिए भुने हुए आलू लाया हूँ। मनु के अलावा रुक्मिणी का कोई नहीं था। आस पड़ोस वालों ने उसकी तकलीफ समझते हुए उसे हिम्मत दी। इन्हीं मदद करने वालों में से एक पढ़े लिखे युवक ने रुक्मिणी की तरफ से इंसाफ के लिए उच्चतम न्यायालय को एक पत्र लिखा। गले रस्सी तोड़ के भाग रहा था, रेल पार कर रहा था, रेल के नीचे आ गया। मेरा मन नहीं मानता, मुझे पता है उन लोगों ने मारा है उसे दोबारा खुलवाया गया और इस रिपोर्ट पर स्थानीय साइंस लेबोरेटरी के विशेषज्ञों से मदद ली गई। सर, यह रस्सी पुलिस ने भेजी हुई है। ओके। और ये वो रस्सी सर हथकड़ी के साथ बंधी हुई थी। दोनों अलग अलग हैं? दांतों से कटा हुआ नहीं लगता सर। इट्स टू क्लीन। ट्रेन जिस तरफ से आ रही थी उससे इम्पैक्ट से उसका पूरा चेहरा बिगड़ गया था। इससे साफ जाहिर होता है कि उसे उस तरीके से वहां रखा गया था कि एंटीमॉर्टम वुंड्स का कुछ पता ना चले। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि अचानक पार करते समय वो ट्रेन के सामने आ गया हो। I mean, जैसे एक्सीडेंट में होता है। नो सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ पता चलता है कि जिस वक्त ये आदमी ट्रेन से टकराया था उससे पहले वो मर चुका था। ये मामला अब साफ हो चुका था। मैं अपने रिपोर्ट जिला मैजिस्ट्रेट भानु प्रकाश दास ने इन तथ्यों के आधार पर अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाई, जिसमें उन्होंने कहा कि मनु की मौत पुलिस हिरासत में ही हुई थी। सब इंस्पेक्टर महेश चंद्र और कांस्टेबल बारिक को दोषी करार देते हुए जिला मैजिस्ट्रेट ने उन पर कार्रवाई की मांग की, पर नियम अनुसार निचले कोर्ट में लिए जा सकने वाले फैसलों में उच्चतम न्यायालय दखल नहीं कर सकता था। लिहाजा इस कांड में शामिल पुलिस वालों की गिरफ्तारी का जिम्मा लोअर कोर्ट का था। पर यह हमारे कानून व्यवस्था की कड़वी हकीकत है कि इस घटना के इतने साल बाद भी सब इंस्पेक्टर महेश चंद्र और कांस्टेबल बारिक को सजा नहीं मिली। आखिरी खबर मिलने तक कोर्ट के फैसलों के खिलाफ उनकी याचिकाओं पर सुनवाई चल रही थी। रुक्मिणी देवी आज भी जरईखेला गांव में अकेली रहती है। मनु की मौत के तकरीबन 2 साल बाद कोर्ट ने उन्हें 1.5 लाख रुपए का मुआवजा अदा किया, पर क्या कोई भी रकम एक जवान बेटे के अभाव और एक सूने भविष्य के अंधकार को मिटा सकती है?
इस एपिसोड के बारे में अपने रिएक्शंस मुझे लिख भेजिए, मुझे इंतजार रहेगा। और जैसा मैं हमेशा कहता आया हूं, हकीकत के जरिए आप अपनी आवाज दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। कोई भी घटना या एक्सपीरियंस दूसरे दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर दे, मुझे लिखिए, मैं पढ़कर उसे सामने लाने की कोशिश करूंगा।